हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी से। ओके, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है? ठीक, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज दैट पॉइंट एट विच buoyant फोर्स एक्ट्स, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे buoyant फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ बॉयंसी सर एग्जैक्टली कहां पे रहेगा? तो सेंटर ऑफ बॉयंसी इज दैट पॉइंट which is center of gravity of immersed part of body। ओके, यानी जो पार्ट इमर्स्ड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर निकाल लेते हो तो वही हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी रहेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंडीशन हम लोगों ने कंसीडर किया जिसमें इतना पार्ट फ्लोट हो रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा सेंटर में रहेगा, तो ये यहां पे है जी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी के बारे में। सेंटर ऑफ बॉयंसी यानी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी। अब इमर्स्ड पार्ट तो इतना ही है कि नहीं? ये देख रहे हो, ये इतना इमर्स्ड पार्ट है। अब इतने पार्ट का सेंटर ऑफ बॉयंसी सपोज यहां पे रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां रहेगा, तो इमर्स्ड पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे, तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ बॉयंसी। ओके, समझ में आया? तो सेंटर ऑफ बॉयंसी वहां रहेगा जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, लेकिन किसका? इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी का। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग जी से डिनोट करेंगे। दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, और B इज सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी पे बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गया सब? ओके, तो ये कंसेप्ट था सेंटर ऑफ बॉयंसी का। ओके, नाउ अब हम लोगों को समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा सेंटर। पहले मेटा सेंटर समझेंगे, फिर मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, सपोज एक फ्लोटिंग बॉडी है। ओके, एक फ्लोटिंग बॉडी बना रहा हूं यहां पे। यहां पे है इसका ये यहां पे सपोज यहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और कहां? तो यहां पे रहेगा इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी। ओके, अब जो लाइन इनको जोड़ेगा, स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहेंगे हम लोग? ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर? अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉयंसी इसका नीचे रहेगा, और जो स्ट्रेट लाइन उन दोनों को जोड़ते हुए जाएगा उसको बोलेंगे ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन। सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या किया? इस बॉडी को टिल्ट कर दिया। सपोज ये बॉडी जो है इसको हम लोगों ने टिल्ट किया। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बदलेगा नहीं अपनी जगह। ओके, और ये हमारा ओरिजिनल सेंटर ऑफ बॉयंसी था। लेकिन अभी क्या हो गया है? अब ज्यादा पानी भर गया है राइट साइड में। देख रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने राइट साइड में टिल्ट किया। इमेजिन करो, इसको राइट साइड में टिल्ट करने की वजह से इसके राइट साइड में पानी थोड़ा ज्यादा भर गया है, जिसके वजह से सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है, सेंटर ऑफ बॉयंसी दैट विल शिफ्ट इन राइट डायरेक्शन नाउ। थोड़ा सा सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट होगा। ओके, क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि राइट साइड में हम लोगों ने ट्रीट किया, जिसकी वजह से पानी ज्यादा भर गया राइट साइड में, इसलिए इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी बी ना होते हुए अब पहुंच जाएगा बी डैश। क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? बी बी डैश को, किसको? बी बी डैश को
यहां से एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस। ये क्या था हमारा? ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने बनाया, ये क्या रहेगा हमारा? ओके, दिस परपेंडिकुलर वुड बी our new line of action, है ना? That would be our new line of action, या line of action through shifted center of buoyancy. लाइन ऑफ एक्शन थ्रू शिफ्टेड सेंटर ऑफ buoyancy, यानी शिफ्टेड सेंटर ऑफ buoyancy से एक परपेंडिकुलर जो बनाया, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन थ्रू शिफ्टेड सेंटर ऑफ buoyancy which is B डैश। ठीक है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट, द पॉइंट एट विच ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन थ्रू शिफ्टेड सेंटर ऑफ buoyancy intersect, that point M is known as मेटा सेंटर। उस पॉइंट M को हम लोग क्या कहेंगे? मेटा सेंटर। समझ में आया? So what is meta center? Meta center is the point of intersection of original line of action and line of action through shifted center of buoyancy. तो मेटा सेंटर का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो अब स्टेबिलिटी समझना बहुत आसान है। सिर्फ पहले मेटा सेंटर समझ लो। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ M, स्टेबिलिटी डिफाइन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी विल बी डिटरमाइंड। कोई भी फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबिलिटी कहां से डिटरमाइन होता है? पोजीशन ऑफ M से। तो पोजीशन ऑफ M के 3 पोजीशन हो सकते हैं। एक हो सकता है अबव G, एक हो सकता है बिलो G, और एक हो सकता है ऑन G, G के ऊपर। अब अबव G अगर है, जैसे ये केस में M यानी मेटा सेंटर दैट इज अबव G, तो उस केस में इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में अगर G ऊपर है, ओके, G ऊपर है, सॉरी M ऊपर है, M इधर है, G इधर है, ठीक है, यानी इसका मतलब कहीं तो B यहां पे रहेगा, B डैश यहां पे रहेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? तुमने इसको टॉर्क इस साइड में दिया है, रोटेशन इस साइड में दिया है। अब यहां पे देखो वजन mg, W इधर लग रहा है और बोयंट फोर्स इधर लग रहा है। अब ये ऐसा बन रहा है ना, ऐसा फोर्स और ये ऐसा फोर्स, तो दिस विल प्रोवाइड रिस्टोरिंग कपल। ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करेगा? रिस्टोरिंग कपल। रिस्टोरिंग कपल यानी क्या? वो उस बॉडी को वापस अपने जगह पे लेके आएगा, ऐसा गोल घूमेगा बॉडी, समझ में? और बॉडी अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। क्लियर विद दिस? कब? लेकिन जब M G के ऊपर रहेगा, when M would be below G, G यहां पे है, सपोज M यहां पे, M यहां पे है, मतलब B डैश यहां पे रहेगा, है ना? अब अगेन फोर्सेस बनाएंगे, G इधर है, G पे वेट W नीचे लगेगा और बुओयंट फोर्स पे FB ऊपर लगेगा। अब ये सिस्टम इसको ये देखो, दो फोर्सेस हो गए W और FB, ये इसको ऐसा रोटेट करेंगे, है कि नहीं? ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो ये सिस्टम ऐसा रोटेट होगा। ओके, तो अब ये सिस्टम और रोटेट होगा कब? जब M यानी मेटा सेंटर G के नीचे रहेगा। क्लियर विद दिस? तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब समझ जाओ यहां पे, ठीक है? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? जब मेटा सेंटर G के नीचे रहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? जब मेटा सेंटर G के ऊपर रहेगा। ओके, तीसरा क्या है? ऑन G यानी G के ऊपर है। ओके, यानी G भी यही है और M भी यही है। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन जो नीचे जाएगी वो रहेगा B डैश, क्योंकि M से जो नीचे स्ट्रेट लाइन जाती है वो क्या होती है? B डैश। अब G पे क्या फोर्स एक्ट करता है? वेट। और B डैश पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है?
बुओयंट फोर्स, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसल, यानी बॉडी जो रहेगा वहीं पे रहेगा, यानी कोई कपल एक्ट नहीं करेगा इस पे, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने की वजह से बॉडी जहां है वही रहेगा, यानी ऐसा है ना तो ऐसे ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसको? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो बॉडी के इक्विलिब्रियम कितने हो गए? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब रहेगा? जब मेटा सेंटर जी के ऊपर रहेगा। जब मेटा सेंटर जी के नीचे रहेगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। जब मेटा सेंटर जी के ऊपर रहेगा यानी उसी के ऊपर कोइंसाइड होगा तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, मेटासेंट्रिक हाइट। दिस GM डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना, दिस G, ये G है और ये M है, दिस GM डिस्टेंस इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। कंसेप्ट ध्यान में रखना है, सिर्फ मेटासेंट्रिक हाइट का कॉन्सेप्ट है। Okay, the distance between the straight line distance between center of gravity of body and metacenter is known as metacentric height. Center of buoyancy से distance नहीं लेते हम लोग, center of gravity से distance लेते हैं। So सभी को concept समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा लेक्चर को स्लो देखिए, और फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट कीजिए, I'll explain you. That's it.